बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। दोस्तों, मैं हूं नासिर मारूफ। जैसे कि आप लोग जानते हैं, मैं आप लोगों के साथ हाजिर होता हूं ट्रैवल एंड टिप्स के हवाले से। उससे पहले मैं तमाम दोस्तों से दरख्वास्त करूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी तमाम वीडियो आप लोगों को मिल सकें और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करें। तो जनाब, आज जिस मुल्क का मैं आप लोगों के साथ जिक्र करना चाह रहा हूँ, जैसे कि आप लोग जानते हैं आजकल जिस तरह की सूरत हाल है, अभी तो फिलहाल आपको पता है कि अभी भी सफरी पाबंदियाँ कुछ ममालिक पे मौजूद हैं। तो मस्कत के हवाले से भी अभी इंटरनेशनल फ़्लाइट नॉर्मली नहीं खुली, तो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में खुल जाएंगी। आपको पता है कि जैसे सारी दुनिया ही आजकल इन्हीं हालात से गुजर रही है, तो हम भी उसी का हिस्सा हैं। तो हम लोग उसको सामने रखते हुए अपने फ्यूचर की प्लानिंग कर सकते हैं कि हमें क्या करना है। तो मेरा ये वीडियो का जो सिलसिला है, मैं खासकर उन लोगों के लिए भी बना रहा हूँ जो लोग यूरोप जाना चाह रहे हैं या कोई और किसी ऐसे मुल्क में जाना चाह रहे हैं जिसका आसानी से वीज़ा नहीं मिलता। तो उन दोस्तों से मैं बार बार कहता हूं कि आप लोग ये छोटे छोटे मुल्कों का विजिट करें, थोड़ी सी अपनी जो है ना ट्रैवल हिस्ट्री बनाएं ताकि आप किसी अच्छे मुल्क में जा सकें। ये मुल्क भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन बात वही है कि हर आदमी की अपनी चॉइस होती है, पसंद होती है। तो जी हाँ दोस्तों, मैं आज जिस मुल्क का आपसे जिक्र करना चाह रहा हूँ उसे हम थाईलैंड के नाम से जानते हैं। थाईलैंड के बारे में बताता चलूँ, ये कि एशिया की कंट्री है, लेकिन एक चीज़ और कि ये यूरोप से किसी तौर पर कम नहीं है। यहाँ हर साल कोई 39 मिलियन लोग इसका विजिट करते हैं और इसमें ज़्यादातर यूरोप से होते हैं, बल्कि दुनिया भर से लोग आते हैं। उसके साथ साथ मैं कुछ चीज़ें और बताता चलूँ कि यहाँ बहुत सारी हिस्टोरिकल प्लेस मौजूद हैं। यहाँ पे जनाब थाईलैंड के बारे में बताता चलूँ कि यहाँ इंतहाई खूबसूरत जजीरे मौजूद हैं। सी साइड पे समंदर के बहुत ज़्यादा अच्छे पॉइंट मौजूद हैं। उसके साथ साथ यहाँ शाही महलात की भरमार लगी हुई है। और साथ साथ आप लोगों को यहाँ बहुत ज़्यादा मुजस्मे देखने को मिलेंगे। और मुजस्मों के साथ साथ एक चीज़ और भी है, पुराने खंडरात भी काफ़ी तादाद में यहाँ आपको देखने के लिए मिलेंगे। वही चीज़ें जो मैंने पहले की है कि हिस्टोरिकल प्लेस बहुत ज़्यादा हैं यहाँ पे। तो दोस्तों, थाईलैंड का सबसे पहले जो मैं बताता चलूँ कि मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। आप किसी भी मौसम में चले जाएँ तो आपको इंतहाई गर्मी वहाँ पे नहीं मिलती। मतलब ये है कि 22 से लेकर 32 के दरमियान में आपको टेम्परेचर वहाँ का मिलेगा। उसके अलावा वहाँ जाने का एक फ़ायदा और है कि वहाँ होटल बहुत ज़्यादा सस्ते हैं। इवन पूरे गल्फ से वहाँ पे सस्ते आपको होटल मिलेंगे। मतलब ये है कि आपको $10-12 से कमरा मिलना शुरू हो जाएगा। आगे आपकी अपनी चॉइस है कि आप कितने डॉलर तक आप रेंट पे कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मली 12, 14, $15 में आपको रूम मिल जाता है। उसके साथ साथ आपको एक बात बताऊं कि वहाँ लोग इंतहाई ज़्यादा जाते हैं विजिट के लिए। मतलब जितनी वहाँ की आबादी है उसका 50% लोग बाहर से आते हैं। मतलब 69 मिलियन के लगभग वहाँ की आबादी है और टोटल तकरीबन पर ईयर तकरीबन 39 मिलियन लोग वहाँ पे आते हैं जो विजिट के लिए वहाँ पे आते हैं। उसके साथ साथ जाहिर सी बात है, जब इस तरह की कोई कंट्री होती है वहाँ लोगों का रश होता है, वहाँ लोगों के कारोबारी हालात भी अच्छे होते हैं। और थाईलैंड का दारुल खिलाफा बैंकॉक है, और बैंकॉक के बारे में एक चीज़ और भी बड़ी मशहूर है कि दिन भर वहाँ पे बिजनेस होता है। बिजनेस के हवाले से जाना जाता है, तकरीबन कारोबारी मामला बहुत ज़्यादा होते हैं। लेकिन दिन के साथ साथ वहाँ की रातें भी बहुत ज़्यादा पुररौनक होती हैं, खासकर नौजवानों को लेके। मतलब वहाँ बहुत ज़्यादा आपको बार मिलेंगे, बहुत ज़्यादा पब मिलेंगे, डिस्को मिलेंगे और हर तरह की इंजॉयमेंट का सामान वहाँ पे आपको मिलेगा, जिस पे कोई भी रोक टोक नहीं है। वहाँ पे ये सारी चीज़ें बड़ी आम सी बात हैं। इखलाकी हवाले से अगर बात की जाए तो वो मुआशरा इंतहाई बेरारवी का शिकार है। मतलब किसी भी तरह की आपको रोक टोक नहीं है। नौजवान और औरतें वहाँ पे फ्रीली एक दूसरे से मिल सकते। तो दोस्तों, यहाँ पे जो ज़बान बोली जाती है वो थाई है। मतलब वहाँ की थाई ज़बान ही उनकी कौमी ज़बान है। और वहाँ पे जो मज़ाहिब हैं, उन मज़ाहिब में क्रिश्चियन वहाँ पे हैं, बुद्ध मत वहाँ पे हैं और हिंदू वहाँ पे ज़्यादा तादाद में लोग रहते हैं। उसके साथ साथ वो अपना कौमी दिन जो है 5 दिसंबर को मनाते हैं। दोस्तों, हाथी उनका कौमी जानवर है
और वहाँ की फसलों के हवाले से दोस्तों मैं बताता चलूँ तो वहाँ को चावल बहुत बड़ी तादाद में काश्त किया जाता है। उसके अलावा वहाँ पे कपास काश्त की जाती है। उसके अलावा कोकोनट बहुत ज़्यादा तादाद में आपको मिलता है। उसके अलावा ये वो चीज़ें जो वो एक्सपोर्ट भी करते हैं। उसके अलावा बहुत सारी सब्जियां और फ्रूट आइटम भी है जो दुनिया भर में वहाँ से एक्सपोर्ट करते हैं। आप जाएंगे तो आपको हर तरफ हरियाली नज़र आएगी। और इसके बॉर्डर के हवाले से बताता चलूं कि इनका बॉर्डर कुछ 4 मुल्कों के साथ लगता है। कंबोडिया के साथ इसका बॉर्डर लगता है, मलेशिया के साथ इसका बॉर्डर लगता है, म्यांमार के साथ इसका बॉर्डर लगता है और राष्ट्र के साथ इसका बॉर्डर लगता है। कुछ 4 कंट्री है जिनके साथ इनका बॉर्डर टच होता है। तो दोस्तों इस मुल्क का भी वीज़ा इंतहाई आसानी के साथ आपको मिल जाएगा। कोई लंबी दौड़ी आपको भाग दौड़ करने की ज़रूरत नहीं। एक चीज़ और कि दोस्तों आप लोग खुश नसीब हो। यकीन जाने जब हम लोगों ने वीज़े लगवाए थे या जब हम लोग पहली दफ़ा गए थे तो यकीन जाने 10-10 चक्कर लगाने पड़ते थे। कभी एम्बेसी के, कभी कोई डॉक्यूमेंट रह गया, कभी मालूमात का मसला था, कभी एम्बेसी बंद मिली। तो आप लोग खुश नसीब हैं कि आप लोगों को ये सारी चीज़ें फ्री में बगैर टाइम वेस्ट किए मिल जाती हैं। तो अल्लाह का शुक्र अदा करें। प्लीज़ हमें भी दुआओं में याद रखें। तो वही मखसूस डॉक्यूमेंटें बताता चलता हूँ कि वही एक आपको पासपोर्ट चाहिए जिसकी एक्सपायरी 6 महीने से ज़्यादा हो। और उसके अलावा आपके पास जिस भी जीसीसी कंट्री में है वहाँ उस मुल्क का रेजिडेंस कार्ड चाहिए, मतलब जिसको हम बताका भी कहते हैं, वो चाहिए। उसके अलावा 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो चाहिए, होटल बुकिंग चाहिए आपको, और उसके अलावा 8 टिकट बुकिंग चाहिए आपको अपनी कंपनी की तरफ से या स्पॉन्सर से आपको एनओसी चाहिए, मतलब नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट चाहिए जो कि आसानी से मिल जाता है। आपको 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट चाहिए जिसमें कोशिश करें कि एंड वाले दिनों में जब आप स्टेटमेंट निकलवा रहे हों तो उस वक्त एक हैंडसम अमाउंट होना चाहिए। वैसे उसके लिए भी इतना मसला नहीं है लेकिन होगा तो ज़्यादा चांसेस हैं। और ये सारे डॉक्यूमेंटें। और दोस्तों मैं एक चीज़ और बताता हूँ जो आप लोगों के अपने फ़ायदे में, कभी भी किसी कंट्री में जाएं थोड़े से पैसों में इंश्योरेंस हो जाती है। इंश्योरेंस क्योंकि नेसेसरी नहीं होती, बहुत सारे लोग छोड़ देते हैं, लेकिन मेरा अपना असूल है। मैंने जब भी सफ़र किया, जब भी ट्रैवल किया, दुनिया में कहीं भी गया तो मैंने इंश्योरेंस ज़रूर करवाई। उससे आप सेफ और सिक्योर रहते हैं। मतलब आप 10-15 रियाल बचाने के चक्कर में किसी हादसे का शिकार हो जाएं तो वो मुनासिब नहीं है। एक तो ऑलरेडी आप लोग यहाँ प्रदेश में बैठे हुए हैं जीसीसी में, और फिर इसके बाद आप किसी और मुल्क में चले जाते हैं तो खुदा ना खासा कोई मसला हो जाता है तो ये डबल प्रदेश वाला मामला हो जाता है। तो मैं अपने दोस्तों से कहता हूँ कि इंश्योरेंस करवाएं। मैं ये सारे डॉक्यूमेंट रिपीट कर देता हूँ जो कि आपको यहाँ वीज़ा लगवाते हुए ज़रूरत पड़ेगी। तो पासपोर्ट आपका 6 मंथ प्लस में उसकी वैलिडिटी होनी चाहिए, मतलब एक्सपायरी होनी चाहिए। मस्कत का आईडी कार्ड आपके पास, या जीसीसी में किसी भी मुल्क में है वहाँ का आईडी कार्ड आपके पास कम से कम 6 मंथ, मिनिमम 3 मंथ, ज़्यादा से ज़्यादा 6 मंथ होगा तो चलेगा। उसके साथ साथ आपके पास 2 पासपोर्ट साइज पिक्चर होनी चाहिए। और फॉर्म में आपको लिंक दे दूंगा, आप फॉर्म वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। उसके अलावा आपके पास होटल बुकिंग होनी चाहिए और बैंक स्टेटमेंट होना चाहिए, 8 टिकट बुकिंग होनी चाहिए। ये सारे डॉक्यूमेंट आपने इकट्ठे करने हैं और सीधा एम्बेसी में चला जाना है। और मेरे दोस्तों इसकी कोई बहुत ज़्यादा फीस भी नहीं है, 15 रियाल तक है। मतलब 15 रियाल का मतलब है ज़्यादा से ज़्यादा $40 से $50 के दरमियान इसकी फ़ीस है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट आप इकट्ठे करें, फॉर्म फिल करें, खुद कर सकते हैं, इसमें किसी की ज़रूरत नहीं। सीधा एम्बेसी जाएं बगैर किसी को इन्वॉल्व किए, बगैर किसी एजेंट को इन्वॉल्व किए, और सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करवा देंगे। विद इन 3 और 4 वर्किंग डे आपका वीज़ा लग के आ जाएगा। इसमें कोई बहुत ज़्यादा कमाल की बात नहीं है, कोई भी कर सकता है इसमें, इसलिए मेरे दोस्तों डरने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, जब लॉकडाउन ख़त्म होगा और फ्लाइटें इजी हो जाएंगी और आप अगर वीज़ा अप्लाई करेंगे तो इसमें एक चीज़ चेंज हो सकती है, वो है आपके पास इसका कोरोना सर्टिफिकेट आपसे लिया जाएगा, कोरोना का टेस्ट आपसे करवाया जाएगा कि नेगेटिव होना चाहिए, ताकि ये इस तरह का प्रॉब्लम एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल ना कर सके। तो मेरा ख्याल है ये सब दोस्तों के लिए इल्म में होगा और सब दोस्तों के लिए फ़ायदेमंद चीज़ है और ये करवाने में कोई बुराई भी नहीं है। उसके साथ साथ दोस्तों मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगी।
और मेरी वीडियो से अगर आपको फ़ायदा होता है तो आप कमेंट्स कीजिएगा। अगर किसी चीज़ की कमी होती है तो उसके बारे में बताइएगा। तो मैं एक दफ़ा फिर आप दोस्तों से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे दोस्तों में शेयर करें ताकि ये मालूमात और दोस्तों तक पहुँच सके। इसके साथ मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा। उम्मीद करता हूँ कि आप मुझे दुआ में याद रखें।